हाय गाइस, दिस इज़ विराट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद में हम पहली एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका परिचय देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें उसके क्वेश्चंस को करने के लिए हमें टॉपिक आने चाहिए। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। हमें पता होना चाहिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जब हमें ये नहीं पता होगा तो हम ये नहीं बता सकते कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। अगर हमें बीजगणितीय व्यंजक के बारे में नहीं पता तो हम बहुपद नहीं बता सकते, जो कि हमारा चैप्टर ही है। तो हमें चर तथा अचर जानना होगा पहले, फिर हमें बीजगणितीय व्यंजक जानना होगा, फिर उसके बाद में हमें बहुपद जानना होगा। फिर हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार का होता है बहुपद। फिर हम ये देखेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, मतलब कि उनको ग्राफ में किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं हम। तो इन टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखो चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वे मान जो अनिश्चित होते हैं वे चर कहलाते हैं। देखो अनिश्चित का मतलब है जिनको परिवर्तित किया जा सकता हो, जो चेंज हो सकते हो, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे देखो सभी के सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, चर मतलब वेरिएबल। वे मान जो अनिश्चित होते हैं चर कहलाते हैं। अनिश्चित मतलब जिनका मान कोई फिक्स नहीं होता, अभी कुछ और आ रहा है, थोड़ी देर बाद में कुछ और आ जाएगा किसी क्वेश्चन में। जैसे देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड। किसी क्वेश्चन में तुमने एक्स की वैल्यू 1 देखी होगी, किसी क्वेश्चन में 2, किसी क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए हम इनको वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। अब जान लेते हैं अचर क्या होता है। अचर क्या होता है? अचर नॉन वेरिएबल। अचर वो मान होते हैं जो निश्चित होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जिनका मान हम चेंज नहीं कर सकते। जितने भी हमारे नंबर होते हैं, जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी के सभी अचर होती हैं। देखो जैसे 1 है तो 1 ही रहना है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसका मान फिक्स है, इसका मान निश्चित है कि ये 1 है तो 1 ही रहना है, 2 है तो 2 ही रहना है, 3 है तो 3 ही रहना है। जितने भी वैल्यूज़ हमारी वास्तविक संख्या होती हैं इनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको अचर बोलते हैं। इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे देखो -1/2 है, ये वैल्यू फिक्स ही रहनी है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए ये नॉन वेरिएबल है, ये अचर है। हम किसी भी वास्तविक संख्या को यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे √2, √3, ये सब के सब √3 ये सब के सब निश्चित होते हैं, इनके मान बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनके मान हम निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मान होते हैं, इनके निश्चित मान होते हैं, इसलिए इनको हम अचर कहते हैं, नॉन वेरिएबल कहते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो था बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक होता है ऐसा व्यंजक जिसमें चर तथा अचर दोनों हों, जिसमें चर तथा अचर दोनों होते हैं, उसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे देखो 2x + 3y। देखो इसमें चर भी है अचर भी है, चर भी है अचर भी है, और इन सारों को मिला करके एक व्यंजन बन रहा है, एक व्यंजक बन रहा है। एक ऐसा व्यंजक है जिसमें चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें चर और अचर दोनों हैं, तब इसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। जैसे देखो एक और देख लो, जैसे 2x² + 3x + 5। इसमें देखो चर अचर, चर अचर, अचर, जहाँ पे चर और अचर का एक साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो हमारा बीजगणितीय व्यंजक होता है। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी ले लो। 3y + 5z + 9। चर y क्या होता है? चर। 3 क्या होता है? अचर। चर अचर। जेड क्या होता है? चर होता है ना, 5 अचर। चर और अचर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, तो इसलिए क्या होगा, ये बीजगणितीय व्यंजक होगा। ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, बहुपद। वह बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण हो,
बहुपद कहलाता है। देखो अभी अभी हमने बीजगणितीय व्यंजक पढ़े हैं। बीजगणितीय व्यंजक अगर ऐसे हों जिनके चर की घात पूर्ण हो तब वे बहुपद कहलाएंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। जैसे 2x की पावर 2 प्लस 3x। सबसे पहले तो ये देखो क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ है, क्योंकि देखो चर अचर, चर और अचर, चर तथा अचर का कॉम्बिनेशन ही तो बीजगणितीय व्यंजक होता है। बट क्या ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर बीजगणितीय व्यंजक में जो चर है उसकी पहले पावर देखो, उसकी पहले घात देखो। जो ये बीजगणितीय व्यंजक है इसमें पावर देखो चर की, वो पावर है 2, और 2 कैसा होता है? एक पूर्ण नंबर होता है। जो बीजगणितीय व्यंजक है उसमें उपस्थित चर की हमें पावर देखनी होती है, घात देखनी होती है। अगर वो पूर्ण है तब वो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये बहुपद हो गया। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। 2x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे देखो क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ है, क्योंकि देखो चर अचर, चर अचर, x तो चर होता है ना, और 5 अचर होता है। ये चर और अचर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है। अगर ये चर और अचर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है तब तो ये बीजगणितीय व्यंजक हुआ। बट क्या ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा? देखते हैं। इसमें उपस्थित चर है x, x की पावर देखो, x की पावर है 3, और 3 क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। अगर 3 एक पूर्ण संख्या है मतलब इसका ये है कि इस बीजगणितीय व्यंजक में उपस्थित चर की पावर पूर्ण है, तब ये एक बहुपद होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं साइड में। देखो 2x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 5। क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ है, क्योंकि x चर 2 अचर, x चर 3 अचर और 5 अचर, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के ही बना है। तो ये बीजगणितीय व्यंजक तो है, बट क्या ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है? देख लेते हैं। इस बीजगणितीय व्यंजक में उपस्थित चर की जो पावर है, जो घात है, वो 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, तो इसलिए ये बहुपद भी नहीं है, बहुपद नहीं है। आई होप ये समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसमें से देखेंगे कौन कौन से उसमें बहुपद होंगे, कौन कौन से बहुपद नहीं होंगे। जैसे देखो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, बताना है ये क्या ये बहुपद होगा ये या नहीं होगा। जैसे देखो 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 3। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2x² प्लस 3x प्लस 3। मुझे बताना है कि क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुपद है या नहीं है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है मैंने आपको बताया। सबसे पहले ये देखो क्या वह बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ है। देखो x चर है, 2 अचर है, x चर है, 3 अचर है और 3 अचर है। ये पूरा ही व्यंजक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चर और अचर से मिलकर के बना है। तो ये फिर क्या हुआ? बीजगणितीय व्यंजक हुआ। और अगर एक बीजगणितीय व्यंजक कुछ इस प्रकार से लिखा हो कि उसमें उपस्थित चर की जो घात है वो पूर्ण हो, तब वह एक बहुपद होता है। अब देखो यहाँ पे जो घात है वो घात है 2, और 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अगर यहाँ 2 एक पूर्ण संख्या है तब यह 2x² प्लस 3x प्लस 3 एक बहुपद होगा। तो ये क्या है? एक बहुपद है। समझ आया? सबसे पहले ये देखना है क्या वह बीजगणितीय व्यंजक है। अगर वह बीजगणितीय व्यंजक है तो उसमें उपस्थित चर देखना है और उस चर की घात देखनी है। अगर उस चर की घात पूर्ण है तब वह बीजगणितीय व्यंजक बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ मैं।
जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया 2√x प्लस 3x। अब मुझे बताना है क्या यह बहुपद है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बीजगणितीय व्यंजक है। देखो बीजगणितीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चर और अचर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। बट क्या ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, वो हमें उसमें उपस्थित चर की घात से पता चलता है। जैसे देखो यहाँ पे 2, x का रूट लगा हुआ है। x का रूट मतलब कि x की जो पावर है वो 1/2 है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 प्लस 3x, x की पावर 1/2 प्लस 3x। और अगर पावर 1/2 है तो 1/2 जो होता है घात है हमारी 1/2, और 1/2 परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। तो इसलिए यह बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है 2x की पावर 3/2 प्लस के 3x। देखो यह बीजगणितीय व्यंजक तो है, चर और अचर का कॉम्बिनेशन चल रहा है इसमें। बट क्या यह बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, उसके लिए हमें उसमें उपस्थित चर की घात देखनी होती है। अगर वह पूर्ण है तो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। इसमें जो घात है वो घात है 3/2, और 3/2 एक परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। पावर पूर्ण होनी चाहिए, जो उसमें चर होगा, चाहे तो x हो चाहे y हो या और भी कोई भी चर हो, उसकी पावर, उसकी घात पूर्ण होनी ही चाहिए बहुपद होने के लिए। आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ, जो है बहुपद के प्रकार। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 4, बहुपदों के प्रकार। बहुपद वैसे तो अनेकों प्रकार के होते हैं, बट आपके चैप्टर में बहुपद के प्रकार 3 दे रखे हैं: रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। वैसे तो 1-2 और होता है, बट आपके सिलेबस में ये दिए हुए हैं: रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। देखो रैखिक बहुपद क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, बहुपदों के प्रकार में मैंने पहला बहुपद लिया है रैखिक बहुपद। देखो रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। जैसे देखो 2x प्लस 3, यह एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि इसमें उपस्थित चर की पावर 1 है और एक पूर्ण संख्या होता है। तो इस पूरे बीजगणितीय व्यंजक की पावर पूर्ण है, तो ये बहुपद है। बट ये एक स्पेशल टाइप का बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद में उपस्थित चर की घात 1 है, और जिस बहुपद में उपस्थित चर की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रैखिक बहुपद। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे देखो 2x प्लस 3y प्लस 5, क्या ये भी रैखिक बहुपद है? हाँ रैखिक बहुपद है। देखो क्योंकि इसमें उपस्थित चर 2 चर हैं, बट दोनों चर की घात 1 है। अगर इस बहुपद में उपस्थित चर की घात 1 है तब वह एक रैखिक बहुपद होगा। तो यह भी एक रैखिक बहुपद है। अगर कोई बहुपद है और उसमें उपस्थित चर की घात केवल 1 है तब वह रैखिक बहुपद होता है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो आएगा द्विघाती बहुपद। अब देखो हम बहुपद का सेकंड टाइप देखेंगे, द्विघाती बहुपद। देखो द्विघाती बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें उपस्थित चर की घात मात्र 2 हो। देखो जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका एक। देखो जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, यह एक बहुपद है क्योंकि इसमें उपस्थित चर की घात हमेशा ही पूर्ण है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट सबसे बड़ी घात इसमें 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है।
जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो वह एक द्विघाती बहुपद होता है। तब यह क्या हुआ? द्विघाती बहुपद हुआ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे देखो 2y² प्लस 3y प्लस 2। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो चर है वो y है और उस चर की सबसे बड़ी घात 2 है। अगर उस चर की सबसे बड़ी घात 2 है जो इस पूरे बहुपद में है, तब वह एक द्विघाती बहुपद कहलाएगा। देखो यह बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघाती, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है? 2 है। तब यह क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। द्वि का मतलब 2, घाती का मतलब घात वाला, 2 घात वाला बहुपद, इसलिए इसको कहते हैं द्विघाती बहुपद। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे देखो x² प्लस 3y प्लस 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बहुपद है, सॉरी y की पावर 2 ले लो। यहाँ पे जो बहुपद है उसमें उपस्थित 2 चर हैं x तथा y, और दोनों ही चर की घातें 2 हैं। देखो घात दोनों में क्या है? 2, घात 2 है। तब ये क्या होगा? द्विघाती बहुपद होगा। द्विघाती बहुपद। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि द्विघाती बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात 2 हो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। यह है पूरा द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद का पूरा प्रोसेस। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये पता चल रहा 3 का मतलब है 3, 3, और बहुपद जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात 3 होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो जैसे एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल। जैसे देखो x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। देखो x की क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, यह एक बहुपद है, और यह एक ऐसा बहुपद है जिसमें उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात 2 है, सॉरी सबसे बड़ी घात 3 है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। अगर किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तब वह क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे देखो 2y की क्यूब प्लस 3y। जैसे देखो ये 2y की क्यूब प्लस 3y यह एक बहुपद है, बट ये कैसा बहुपद है? यह एक ऐसा बहुपद है जिसमें उपस्थित चर क्या है यहाँ पे? y, उसकी सबसे बड़ी घात 3 है। सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात है उसकी 3। तब वह क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि वह बहुपद होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यांक। देखो बहुपद के शून्यांक क्या होता है? बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे वह उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है f(x) बराबर x प्लस 1। ये एक बहुपद है f(x) बराबर x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे x का मान -1 रख दूँ, x बराबर -1 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? देखना ये कितना हो जाएगा? f
0। एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, सॉरी, अगर मैं x बराबर माइनस के 1 रखने पर, अगर मैं x बराबर माइनस के 1 रख देता हूँ इस बहुपद में, तो देखना क्या होगा, f x का मान माइनस के 1 बराबर x की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस के 1 और प्लस के 1 पहले से ही था। मैंने क्या किया, f(x) बराबर x प्लस 1, मैंने एक बहुपद लिया, उस बहुपद में x का क्या मान रखा जाए जो इस बहुपद को शून्य बना दे। तो मैंने x बराबर माइनस के 1 रखा, x की जगह पे माइनस के 1 बराबर सेम, x की जगह पे माइनस के 1 प्लस सेम 1 सेम, तो f माइनस के 1 ये कितना हो गया, -1 प्लस 1 ये कितना हो गया, 0। देखो इस बहुपद को x बराबर माइनस के 1 ने 0 कर दिया, तब x बराबर माइनस के 1 f(x) बराबर x प्लस 1 बहुपद का शून्यक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर माइनस के 1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे देखो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2, ये x प्लस 3। मैंने एक एग्जाम्पल लिया f(x) बराबर x प्लस 3। मैं यहाँ पे x का ऐसा क्या मान रखूँ जो इस बहुपद को शून्य बना दे। जो भी मान x का इस बहुपद को शून्य बना देगा वो इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे x बराबर माइनस के 3 रख दूँ, x बराबर माइनस के 3 रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, f x की जगह पे माइनस के 3, x की जगह पे मैंने माइनस के 3 रख दिया, तो जहाँ जहाँ पे भी मुझे x दिख रहा होगा मैं वहाँ पे माइनस के 3 रख सकता हूँ। तो x की जगह पे माइनस के 3 मैंने राइट हैंड साइड में भी रख दिया, प्लस मैंने सेम रखा, 3 भी मैंने सेम रखा, तो ये कितना आ गया, f माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 3 कितना हुआ, 0। तो ये भी हमारा 0 आ गया। ये बहुपद को, इस बहुपद को x बराबर माइनस के 3 ने 0 कर दिया। तो इससे ये पता चलता है x बराबर माइनस के 3 इस बहुपद का शून्यक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के मन में एक दुविधा उत्पन्न हो सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि x की या उस चर की मान क्या रखा जाए जो इस बहुपद को शून्य बना रहा होगा। तो इसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ कि इसको निकालते किस तरह से हैं। बेसिकली ये तो इसका रीज़न होता है कि शून्यक होते क्या हैं, यहाँ से हमें वो चीज़ फील होता है कि शून्यक होते क्या हैं। बहुपद का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे वो उसका शून्यक कहलाता है। बट ये निकालने का तरीका नहीं है, निकालने का तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जस्ट इसके बाद में। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं आपको एक इससे अच्छा मेथड बताता हूँ जिससे शून्यक निकलते हैं। नोट कीजिए इसे। देखना, मुझे f(x) बराबर x प्लस 1 बहुपद का शून्यक निकालना है। अगर मुझे इसका शून्यक ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। एक तो तरीका वही है, यहाँ पे वैल्यू डाल डाल के देखते रहो और पता चला लो किस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य आ रहा है। बट हम तो ऐसे तो वैल्यू डालते रहेंगे। अगर ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें पता है कि +1 है तो -1 डालने से 0 हो जाएगा। बट क्वेश्चन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और भी थोड़ा सा टफ हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक मेथड बताना चाह रहा हूँ जिससे शून्यक ज्ञात होते हैं। देखो होता क्या है, हमें जिसके शून्यक ज्ञात करने होते हैं हमें उसको पहले 0 मान लेना होता है या उसको 0 रख देना होता है। मुझे f(x) बराबर x प्लस 1 इस बहुपद के शून्यक चाहिए तो मुझे इसको 0 के बराबर रखना होगा। तो मैं क्या करूँगा, माना f(x) बराबर 0, ऐसे ही करना है। जिसके भी शून्यक निकालने हो उसको 0 के बराबर रख दो। तो f(x) बराबर कितना, मैंने 0 रख दिया। तो f(x) का मान था कितना, x प्लस 1, f(x) का मान था x प्लस 1 बराबर 0।
एफ एक्स का मान था ये एक्स प्लस वन, तो मैंने एफ एक्स को 0 रखा, तो एफ एक्स का मान कितना, एक्स प्लस वन, तब ये एक्स प्लस वन भी किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। तो यहाँ से देखना x प्लस वन बराबर 0, जब ये प्लस वन है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 1, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 1। तो जो भी वहाँ से चर का मान आता है वही हमारा बहुपद का शून्य का होता है। तो यहाँ से x बराबर माइनस के 1 आया था और इसे डालने पर ही तो बहुपद का मान शून्य बनना था। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अतः x बराबर माइनस के 1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। देखो ये बहुत इजी ट्रिक है, जिसका भी आपको शून्यक निकालना है सबसे पहले उसको शून्य रख दो और वहाँ से जो भी उसमें चर है उसका मान निकाल लो, वही क्या होता है, हमारे बहुपद का शून्यक होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, एफ एक्स बराबर एक्स बटे 2 प्लस 3। मुझे एफ एक्स बराबर एक्स बटे 2 प्लस 3 इसका मुझे शून्य ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होगा इसका, अगर मुझे इसका शून्य ज्ञात करना है तो मैंने क्या बताया अभी, सबसे पहले जिसका हमें शून्य ज्ञात करना हो उसको 0 के बराबर रख दो। तो माना एफ एक्स बराबर 0 और एफ एक्स है क्या, एक्स बटे 2 प्लस 3। एफ एक्स क्या था, एक्स बटे 2 प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ये प्लस 3 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 3, तो ये कितना बचेगा, एक्स बटे 2 तो सेम ही रहा, ये प्लस के 3 था, बराबर के दूसरी तरफ गया तो माइनस के 3। अब देखो x बटे 2 बराबर माइनस के 3। अब x बटे 2, 2 तो बटे में है ना, 2 डिवाइड में है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस के 3 तो पहले से ही था और ये 2 डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो ये कितना जाएगा, माइनस के 6। x बराबर माइनस के 6 इस बहुपद का शून्यांक है, चाहे तो रख करके देख लो, इस बहुपद को ये शून्य बना देगा। अतः x बराबर माइनस के 6 बहुपद का शून्यक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। हमारा फाइनल टॉपिक है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण, मतलब ग्राफ में शून्यक किस तरह से दिखते होंगे, वे कैसे बताएंगे हम कितने शून्यक हैं कितने नहीं हैं, या किस बहुपद का वो ग्राफ बना है। तो हम इस नोट की सहायता से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये पूरा टॉपिक क्लियर कर देगा ये। देखो किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या स्पर्श करेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। देखो हर एक बहुपद का अपने ग्राफ होता है, हर एक बहुपद का क्या होता है, अपना ग्राफ होता है, और वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या स्पर्श करेगा उसके उतने ही शून्यक बनेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखो मैंने एक ग्राफ ले लिया है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। अभी आपको ग्राफ की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं ना आगे सिखाऊंगा, जो 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में ये आपको ग्राफ में पूरा सिखा दूंगा। बट आप अभी फ़िलहाल के लिए इसे ऐसे ही देख लो, हम ग्राफ खींचने नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ ग्राफ में ये देखना सीख रहे हैं कि ये शून्यक होता क्या है, ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि शून्यक क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, बस वो देखना सीख रहे हैं। मान लो एक ग्राफ हमें कुछ ऐसा दे रखा है, अभी हमें नहीं पता है किसका ग्राफ है, अभी सिर्फ हमें ये ग्राफ दे रखा है, हमें इसमें शून्यक बतानी है। तो एक्स अक्ष को एक जगह पे यहाँ काटा, एक जगह पे यहाँ काटा और एक जगह पे यहाँ काटा। कोई भी बहुपद या किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या स्पर्श करेगा उसके उतने ही शून्यक बनेंगे। बट
इस बहुपद के ग्राफ ने एक बार x पे यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। इस पूरे ग्राफ ने x अक्ष को 3 जगह पर काटा है, तो इसके शून्यक भी कितने बनेंगे? 3 शून्यक बनेंगे। समझ आया? कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक बनते हैं। एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखना, अगर ऐसा ग्राफ जाए, ऐसा ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटा? एक भी बार नहीं काटा, काट करके तो गया ही नहीं। बट मैंने ये भी तो बोल रखा है स्पर्श भी हो जाए तो भी चल जाएगा। देखो इसने x को एक जगह पर स्पर्श कर रखा, इस पॉइंट पे, बार बार नहीं किया, एक बार स्पर्श किया है, तब भी शून्यक कितने बनेंगे? एक शून्यक बनेगा, एक शून्यक बनेगा। काट दे या स्पर्श कर दे, या तो टच कर दे या कट कर दे एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ, उसके उतने ही शून्यक बन जाते हैं। देखो ये इसका एक्स अक्ष था भाई, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। देख लेते हैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल कुछ ऐसा है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इस ग्राफ ने, ये जो ग्राफ है देखो, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को 2 बार काटा, 1 2, तो शून्यक भी कितने बनने चाहिए? 2 बनने चाहिए। तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। पहले इस टॉपिक बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहूँ फाइनली, तो ये निकलता है कि कोई भी ग्राफ दिया होगा, हमें उस ग्राफ में हमें ये देखना है कि उस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार टच किया, कितनी बार कट किया। जितनी बार वे एक्स अक्ष को टच करेगा या कट करेगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ये इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन था। अब देखो ये पूरे एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म हुआ। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरी वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका कोई भी छोटा मोटा स्टडी ग्रुप हो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।